आज हम जॉइंट स्टॉक कंपनी जो कि सेकेंड चैप्टर है इसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चैप्टर स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये चैप्टर कितने मार्क्स का है। 15 मार्क्स का है। एक बड़ा क्वेश्चन समझ लो आएगा, 4 मार्क का एक डिस्टिंग्विश आ सकता है। बड़ा क्वेश्चन नहीं आया तो 2 शॉर्ट नोट या जस्टिफाई के तौर पर आ सकता है, लेकिन ये 15 मार्क से ना कम ना ज्यादा एग्जैक्ट उतना आएगा। दूसरी बात, ये जो चैप्टर है इसमें क्वेश्चंस लिमिटेड है। ये सबके फीचर्स है, मतलब ये सबके फीचर्स है। यहाँ पे फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिस्टिंग्विश, मतलब आपको मुश्किल से 8-9 क्वेश्चन मिलेंगे फॉर 15 मार्क्स। ठीक है, नाउ इसकी कोई जरूरत नहीं है। इवोल्यूशन बस कंसेप्ट समझ लो, इसकी भी जरूरत नहीं है। वक्त के साथ साथ डेवलप सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ, पार्टनरशिप, एलएलपी, इसको शॉर्ट में एलएलपी बोलते हैं, कोऑपरेटिव और जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या इसको हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, ये सब जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है इनके हम फीचर्स देखने वाले हैं, सो दैट आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ सबसे पहले शुरू करते हैं सोल। सोल मतलब सिंगल, इसका मतलब मालिक एक। सो सोल ट्रेडिंग कंसर्न सिंपल सा है, आप क्या बोलोगे? पहला लाइन, इट इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसका मालकाना, मैनेजमेंट और कंट्रोल एक आदमी करता है, इसको वन मैन बिजनेस बोलेंगे। सोल जो आदमी ये काम करता है उसको सोल ट्रेडर बोलेंगे, धंधे को सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलेंगे या सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे। ठीक है, फीचर्स, इसके लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं है। जैसे जब हम कंपनी देखेंगे तो कौन सा कायदा लागू होता है? कंपनीज एक्ट 2013। सो कंपनी के सारे कायदे एक बुक में दिया है, कंपनीज एक्ट 2013, वहां पे इसका कोई भी कायदा नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। इसमें मिनिमम कितना आदमी होगा? एक, या औरत? मैक्सिमम कितना? एक। तीसरा, कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करेगा? सोल ट्रेडर, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, बैंक से भी लोन ले सकता है। देयर इज नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब क्या? ही enjoys the profit and bears the loss alone, प्रॉफिट भी उसका, लॉस भी उसका। प्रॉफिट एंजॉय करेगा, लॉस भुगतना पड़ेगा, बट अकेले, क्योंकि बांटना नहीं है। डिसीजन कौन लेगा? सोल ट्रेडर। इसका मतलब क्विक डिसीजन, ही कैन टेक क्विक डिसीजन, लेकिन उसमें गलती भी हो सकती है, जल्दबाजी में गलत फैसला भी हो सकता है। अच्छा, इसको थोड़ा और एक्सपांड करते हैं। सिंस ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनीवन, क्विक डिसीजन इज पॉसिबल। उसके बाद मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी, अब इसको एक्सपांड कैसे करेंगे? सिंस उसको जो अकाउंट से छाप के पब्लिक को दिखाना नहीं पड़ता, उसको किसको दिखाना है? इनकम टैक्स और जीएसटी वालों को, पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए बिजनेस सीक्रेसी पूरा रहता है। द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडिंग इज अनलिमिटेड, मीनिंग धंधा बंद हो गया, 1 लाख रुपए का संपत्ति है, कर्जा देना है 1.5 लाख रुपए का, ये 1 लाख उसमें से दे दिया, अभी भी 50,000 बाकी है, तो कहां से लाना पड़ेगा उसको? घर से। सो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग, धंधे का संपत्ति कम पड़ा तो कहां से लाना पड़ेगा? घर से। सेपरेट लीगल स्टेटस, अब डज नॉट एंजॉय, ये क्या होता है? इसका मीनिंग ये है, मिस्टर पटेल किराना शॉप, पटेल किराना शॉप पर केस हुआ तो ऑटोमेटिक मिस्टर पटेल पर केस होता है, क्योंकि सोल ट्रेडिंग को कायदा अलग नाम से जानता नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई सोल ट्रेडिंग एक्ट नहीं है। तुम बोलोगे सर पैन नंबर तो लेना पड़ता है, वो इनकम टैक्स का है, सोल ट्रेडिंग एक्ट नहीं है। पैन नंबर या शॉप एक्ट या लोकल जो कायदे हैं वो तो मानने पड़ेंगे, बट सोल ट्रेडिंग एक्ट नहीं है। सोल ट्रेडिंग बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि जब तुम करोड़ों का धंधा करते बंद हो गए तो घरदार बिक जाएगा। इसलिए बड़ा जब संस्था होते जाता है तो पार्टनरशिप, और उससे भी बड़ा तो कंपनी बेहतर होता है। नेक्स्ट, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसको शॉर्ट में कई बार एचयूएफ बोला जाता है। इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, नोवेयर इन द वर्ल्ड। इस फैमिली में, यहाँ पे दियानी में एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बुद्धिस्ट, फिर और कौन, जैन भी पार्टिसिपेट करते हैं। हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन पे लागू नहीं होता। सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है? एक ऐसा हिंदू, मतलब बुद्धिस्ट भी हो सकता है, जैन भी, सिख भी, फैमिली जो साथ में रहता है, साथ में बिजनेस करता है। इस फैमिली का एक हेड होता है, उसको कर्ता बोलते हैं। बाकी लोग होते हैं उनको को पार्टनर्स बोलते हैं।
HUF का एक कायदा है, उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट 56 बोलते हैं। इस जो एक्ट है, कायदे का एक समूह है, उसको क्या बोलते हैं? हिंदू सक्सेशन एक्ट 56। उसमें 31 सेक्शंस है, ठीक है, 31 कायदे हैं। बेसिकली फादर के मरने के बाद संपत्ति कैसे स्प्रेड होगा बच्चों में या वाइफ में, ये सब उसमें दिया हुआ है। सो आई होप यू। लेकिन आप बोलोगे सर हम हिंदू है, हमारा बिजनेस है, क्या हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में आएंगे? द आंसर इज पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई प्रॉपर्टी ग्रेट ग्रैंडफादर से, ग्रैंडफादर, फादर और सन, ये सन को जब चौथा जनरेशन को प्रॉपर्टी पास हो रही है तो ये सन बना सकता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। सो सिंपल सा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या है? एक फैमिली ऑफ हिंदू डूइंग बिजनेस टुगेदर। हेड क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता मेल हेड होगा। बाकी लोग को क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स, ठीक है। मिनिमम कितना होगा? 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। जन्म से मिलेगा इसमें, हर जो बच्चा जन्मेगा वो ऑटोमेटिक मेंबर माना जाएगा। नंबर 3 ये हो गया मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम। एक आदमी फैमिली अकेला कैसे बनाएगा? कितने लोग चाहिए? 2, मैक्सिमम कितना है? अनलिमिटेड। ऑल फैमिली बिजनेस मेंबर्स बिजनेस में शामिल है। लायबिलिटी ऑफ कर्ता अनलिमिटेड है, को पार्टनर्स का लिमिटेड है। मतलब क्या? 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, धंधा बंद हो गया, देना बाकी है। 1.5 लाख का देना बाकी है। 1 लाख का संपत्ति बेचा तो आया, 1.5 लाख में से 1 लाख दे दिया, 50,000 रुपया बाकी है। बाकी को पार्टनर्स का कैपिटल गया, कर्ता का कैपिटल गया, लेकिन अभी भी 50,000 देना बाकी है। वो कौन देगा? कर्ता। उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड है, को पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है। कर्ता मैनेजर है, कंट्रोलर है, कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस है। कर्ता अकाउंट्स बाकी को पार्टनर्स को नहीं दिखाया तो भी चलता है, उनसे कंसल्ट नहीं किया डिसीजन लेते समय तो भी चलता है। कर्ता इज द सोल डिसीजन, ही कैन टेक क्विक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग एनीवन। ये ताकत हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ने दिया है। नॉर्मली कर्ता कौन रहता है? मेल रहता है, बट एल्डेस्ट, सबसे बुजुर्ग जो आदमी है उसको कर्ता बनाते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है जन्म और मृत्यु से। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का प्रॉफिट है, 4 जन है, 25-25 रुपए हुआ। एक बच्चा जन्मता है, कितने हुए? 5 रुपए। अभी कितना हुआ? 20 रुपए। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बर्थ और डेथ से बदलता है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ सबसे पहले तो पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। ए और बी 2 जन है, ए बी को ऑफर देता है कि क्या तुम पार्टनरशिप करोगे, बी एक्सेप्ट करता है। ये ए और बी जो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को एग्रीमेंट बोलते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इस एग्रीमेंट से बनता है। ये एग्रीमेंट ओरल रहा या रिटर्न रहा, दोनों चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र में ओरल एग्रीमेंट नहीं चलता, रिटर्न है, क्योंकि महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट, जो एक आदमी दूसरे को ऑफर देता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ, धंधा शुरू हुआ। हर एक को, ए और बी को इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? पार्टनर बोलेंगे। दोनों को जोड़ दो तो क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। जिस धंधा करते वो पार्टनरशिप बिजनेस, जिस नाम से उन्होंने चालू किया, ए बी एंड ब्रदर्स, और तुम्हारी भाषा में ए बी ब्रो, उस भाषा में वो क्या हो जाएगा? फर्म नेम हो जाएगा, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कंपलसरी है, महाराष्ट्र के बाहर कंपलसरी नहीं है। कौन सा कायदा लागू होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। फीचर्स कैसे फॉर्म होता है? बाय एग्रीमेंट। सेक्शन 5 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे? 2। मैक्सिमम कितने हैं? 50। 200 मत बोलना, वो प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। नंबर 3, लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल। ये कायदा नंबर 25 पार्टनरशिप एक्ट 32 में आता है। इसका मतलब पार्टनरशिप धंधे को लॉस हो गया 1.5 लाख रुपए का, संपत्ति 1 लाख का है, संपत्ति बेच दिया, अभी भी कितना देना बाकी है? 50,000। 5 पार्टनर्स है, पांचों को घर से 10-10 हजार लाना पड़ेगा। सो लायबिलिटी अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल, मतलब धंधे का संपत्ति कम पड़ता है तो सब पार्टनर्स को मिलके घर से लाना पड़ेगा वो कर्जा चुकता करने के लिए। क्या पार्टनर्स क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? कैपिटल। और सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिलता, क्यों? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब ABC पार्टनरशिप फर्म जो है उस पर मैंने केस किया तो A और B और C तीनों पे इंडिविजुअली भी केस होता है। और पार्टनरशिप, अब सपोजली ABC है, A बोलता है मैं मेरा हिस्सा B को देना चाहता हूं, दे सकता है? द आंसर इज नो। ऑल पार्टनर्स, पूरे पार्टनर्स मालिक है
मिलकर धंधा करते हैं, सरीका मालिक है सब लोग, ठीक है। नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, मतलब एबीसी धंधा और एबीसी पार्टनर कायदे से एक ही है, इसलिए पार्टनरशिप पर केस हुआ मतलब पार्टनर पर केस होता है। कंपनी पे ऐसा नहीं है, कंपनी पर केस हुआ तो डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर पर नहीं होता, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब वो क्या कायदा है, कायदा नंबर आई थिंक सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 है। ये क्या बोलता है कि सपोजिटली दो जन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक बोलेगा मैं 60% लूंगा, दूसरा बोलेगा मैं 40% लूंगा, क्योंकि 60% वाले का कैपिटल ज्यादा है। लेकिन तुमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय नहीं किया तो क्या माना जाएगा, ऑटोमेटिकली इक्वली। आया समझ में, 50-50 हो सकता है, किसी ने कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो वो ज्यादा माने, पॉसिबिलिटी है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जोक की बात है 2008 से पहले ये एलएलपी इंडिया में था ही नहीं, ये सब वेस्टर्न कंसेप्ट, अमेरिकन और यूरोप के कंसेप्ट इंडिया में आया। अब पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्या है, लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। 1.5 लाख का कर्जा है, 1 लाख का संपत्ति है, 50,000 कम पड़ रहा है, कहां से लाना पड़ेगा, घर से। किसी के पास नहीं रहा तो दूसरे पार्टनर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये जो लायबिलिटी का दिक्कत है पार्टनरशिप में, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व किया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ने। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स लाता है, जिसके तहत 1.5 लाख का लायबिलिटी है, 1 लाख का संपत्ति है। 1 लाख का संपत्ति बेचने के बाद जो 50,000 बचता है वो पार्टनर को घर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है एज पर एलएलपी एक्ट 2008 के तहत। जबकि पार्टनरशिप एक्ट 32 के तहत रजिस्टर्ड होगा तो उसको घर से लाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। यहाँ पे लायबिलिटी क्या, लिमिटेड। तुम बोलोगे फर्क क्या है, क्योंकि जब मैं डील करूंगा, एलएलपी नाम है तो मुझे पता है कि वो कर्जा नहीं दे पाया तो ज्यादा से ज्यादा मैं केस कर सकता हूँ, घर से लाएगा नहीं। जबकि पार्टनरशिप, नॉर्मल पार्टनरशिप है तो उसको घर से लाना पड़ेगा। सो लिमिटेड एक प्रकार का कंपनी के तहत है, क्योंकि कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होता है, शेयर होल्डर को घर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस शेयर का रकम दे दिया, उसके बाद कंपनी को घाटा भी हुआ तो वो सेफ है। इन दिस केस 1.5 लाख का घाटा है, 1 लाख का संपत्ति है, संपत्ति बेचा, 1 लाख आया, 1.5 में से 1 लाख दिया, 50,000 में पार्टनर को घर से लाने की जरूरत नहीं है यदि एलएलपी, क्योंकि एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूसिंग है ना, पिक्चर के प्रोड्यूसर एलएलपी के तौर पर फॉर्म करते हैं। दूसरा, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना है, 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। पार्टनरशिप पे मैक्सिमम 50 है। यहाँ पे कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन का कायदा नहीं है, सिंपल टू फॉर्म, इजी टू ऑपरेट। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स क्या है, लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि उन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत रजिस्टर्ड करा है, तो वो लोग सेफ हो जाते हैं। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन लो है, कंपनी का ज्यादा है, इसका फॉर्मेशन लो है। रेस्ट्रिक्शन, कोई भी एलएलपी में आ सकता है, जा सकता है। डबल टैक्सेशन अवॉइड, मतलब कैसे होता है, सपोजिटली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ने 1 लाख कमाया, 30% टैक्स लगा, कितना बचा, 30,000 टैक्स लगा, कितना बचा, 70,000। तो पार्टनर्स को ये बांटा जाएगा, पार्टनर्स को वापस से टैक्स भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 लाख पे तो टैक्स भर चुका है ना। अब तुम लोग सपोजिटली 2 जन पार्टनर हो, 1 लाख तुम्हारा धंधा है, 1 लाख पे मैंने टैक्स लगाया 30%, 70,000 बचा, 35 तुझे दिया, 35 तुझे दिया, ना टैक्स लगेगा तो 35 पे नहीं, क्योंकि उस पर ऑलरेडी टैक्स हो चुका है ना, तो डबल टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। इधर एक ड्राइंग देखो, ये ड्राइंग के तहत कितने ऑर्गेनाइजेशन है, 1 2 3 4 5, लेकिन सिर्फ कोऑपरेटिव ही एक संस्था है जिसका ऑब्जेक्टिव इज सर्विस, बाकी सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सर्विस रहता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाकी सबका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रॉफिट। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं, जैसे पार्टनरशिप का पार्टनरशिप एक्ट 32 था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 56 जॉइंट हिंदू फैमिली का था, इसके लिए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960, और पूरे देश के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 भी है, ये पूरे देश के लिए। और महाराष्ट्र में अपन है, गुजरात का अपना गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग होगा, महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 है, प्लस पूरे देश के लिए इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 भी देखना पड़ेगा। उसमें भी एक और है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट इतना डीप हम जाएंगे नहीं। आपको क्या याद रखना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा संस्था है जिसका मूल उद्देश्य
सेवा है, प्रॉफिट नहीं है। कम से कम 10 लोग लगते हैं शुरू करने के लिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट देखेगा, इसमें कम से कम 10 लोग मिलकर शुरू करने चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। कोई भी जाति पाति पंथ देखा नहीं जाता, तुम हिंदू कोऑपरेटिव या मुस्लिम फॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, मेल फीमेल जाति, कोई धर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम रख भी नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड भी नहीं करेगा। आया समझ में? मेंबरशिप ओपन टू ऑल है, वॉलंटरी है, जिसको मेंबर बनना है वो रहेगा, जिसको नहीं बनना है वो अपने शेयर बेच देगा। कम से कम 10 लोग चाहिए। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर, तुम कम से कम 10 लोग मेंबर्स चाहिए। मैं मेंबर बना, सपोजिटली मुझे सारस्वत बैंक का मेंबर बनना है, सारस्वत बैंक बोलेगा आप 5,000 रुपया का एक शेयर खरीदो, आप मेंबर बन जाओ। मतलब 5,000 रुपए के ऊपर मुझे भरने की जरूरत नहीं है। मैं मेंबर बन गया, मेरा कंट्रीब्यूशन भी लिमिटेड है, उससे ज्यादा अलाउड भी नहीं होगा। ठीक है, सो मेरा अच्छा, कुछ बैंक को प्रॉब्लम आ गया, मुझे कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि एक शेयर का रकम मैंने 5,000 पूरा दे दिया है, ऊपर से कुछ देने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा सारस्वत बैंक के प्रति शेयर का जो कीमत था वही लायबिलिटी था, वो पूरा मैंने दे दिया। अब वैसे तो सारस्वत बैंक बहुत बढ़िया बैंक है प्रॉफिट में, बट यदि लॉस में चला जाता है तो मेरे को देने की जरूरत कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर लिया है, तो मेरा लायबिलिटी 0 हो जाएगा, लेकिन पूरा शेयर का कीमत अदा करने के बाद। सो बाकी सबका प्रॉफिट है, इसका सर्विस है, इसको सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है, यस, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सो कंपनी और कोऑपरेटिव को सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है। इसका मतलब यदि कोई बैंक, सारस्वत बैंक पे केस हुआ तो मैं मेंबर हूं, तो मेरे पर केस होता नहीं है, क्योंकि कायदे से सारस्वत बैंक, और उसको जो इन लोगों ने नहीं दिया मैं बता देता हूँ, जो चलाते हैं उनको मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं। तो सारस्वत बैंक पे केस हुआ, यदि, वैसे होगा नहीं, बहुत बढ़िया बैंक है, तो मैनेजिंग कमेटी जो चलाते हैं उन पर केस नहीं होता, जो मेंबर्स है उन पर केस नहीं होता, क्योंकि कायदा बैंक को अलग दृष्टि से देखता है, मेंबर्स को और मैनेजिंग कमेटी को अलग दृष्टि से देखता है। इसको क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल स्टेटस। आया समझ में? वही पार्टनरशिप में नहीं है, पार्टनरशिप में ए बी पर केस हुआ फर्म पे तो ऑटोमेटिक मिस्टर ए मिस्टर बी पर केस होता है। उसके बाद मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजिंग कमेटी। हर एक आदमी को एक ही वोट मिलता है, बट कंपनी में आपके पास 100 शेयर है तो आपको 100 वोट मिलेंगे। कोऑपरेटिव में जैसे वोट होता है ना इलेक्शन में, एक आदमी को एक वोट मिलता है, आप एक ही वोट कर पाएंगे, उससे ज्यादा आप कर पाएंगे। और यहाँ पे वो दिया भी नहीं इन्होंने डिविडेंड, जो मैंने पैसा लगाया कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो मुझे कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए, उसको डिविडेंड बोलते हैं। वो भी, उस पर भी लिमिट है, 15% से ज्यादा दे नहीं सकते। तो मुझे 5,000 पे 15%, ज्यादा से ज्यादा 750 मिलेगा। अब समझ में आया क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटी इतना फेमस नहीं है? क्योंकि अब बिजनेस बैंक है, उसमें एक शेयर 3,000 रुपए का, 3,000 ही भरने का। मैं बोलता हूँ ना मैं 30,000 भरना चाहता हूँ, वो लोग बोलेंगे नो, ओनली 3,000 रुपीज, उसमें भी 15%, 450 के ऊपर मिलना ही नहीं है। तो आप चाहकर भी ज्यादा इन्वेस्ट कर नहीं सकते। आप, हाँ, आप बैंक के अंदर अकाउंट खोल के एफडी ओपन करो, बट मेंबर बनना है तो सिर्फ 3,000 और एक ही शेयर मिलेगा और एक ही वोट मिलेगा, डिविडेंड भी 15% मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं, और टैक्स भी कंपनी से कम है। अब शुरू करते हैं कंपनी। नाउ सिंपल सी बात है, कंपनी जिस रकम से शुरू होते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ह्यूज कैपिटल को शेयर कैपिटल। अभी स्विगी लाने वाला है शेयर्स मार्केट से 3,500 करोड़ लाने का प्लान है। फिर ह्यूंडई अगले महीने लाएगा, उसका करीबन 25,000 करोड़ का प्लान है। सो ये जो रकम जिससे शुरू होता है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। उस रकम के छोटे छोटे भाग किए जाते हैं, हर एक भाग को शेयर्स बोलते हैं। जैसे कि आपकी बुक में 200 पेज है, हर एक पन्ना हो जाएगा शेयर, पूरी बुक हो जाएगी शेयर कैपिटल। या ये दीवार में 1000 ईंट है, हर एक ईंट बन जाएगा शेयर, 1000 ईंट बन जाएगा शेयर कैपिटल। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। आप शेयर होल्डर हो, आपको प्रूफ के तौर पर क्या दिया जाएगा? यहाँ दिया नहीं, मैं लिख देता हूँ, शेयर सर्टिफिकेट। आप शेयर होल्डर हो, आपको प्रूफ के तौर पर, जैसे कॉलेज आई कार्ड देते हैं वैसे आपको क्या दिया जाएगा? शेयर सर्टिफिकेट। आपने पैसा लगाया, बैंक में लगाया होता तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया होता, अभी कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी रिटर्न में क्या देगा? डिविडेंड आपको देगा। जो कंपनी के मालिक कौन हुए? शेयर होल्डर हुए। अब रिलायंस में 35 लाख शेयर होल्डर्स है, 35 लाख एक साथ कैसे चलाएंगे? तो वो लोग अपॉइंट करेंगे कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सिंगल आदमी को डायरेक्टर बोलते हैं, ग्रुप में क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कम से कम 2 डायरेक्टर प्राइवेट के,
पब्लिक के 3 मैक्सिमम 15 होते हैं, वो थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। सो डेफिनेशन वही है, कंपनी वो है जो रजिस्टर्ड है अंडर विच एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 या पुराना एक्ट कौन सा, कंपनीज एक्ट 56 था। नाउ कमिंग टू द फीचर्स पार्ट ऑफ इट, फीचर्स में वॉलंटरी एसोसिएशन, कोई भी आदमी शेयर खरीद सकता है, कोई भी आदमी चाहे तो बेच सकता है, कोई धर्म का कायदा नहीं है, कुछ नहीं, जिसको खरीदना है शेयर वो खरीदेगा, जिसको नहीं खरीदना है वो नहीं खरीदेगा। इनकॉर्पोरेटेड, देखो इंडिया एप्पल का नाम क्या है, एप्पल इंक अमेरिका में, क्योंकि वहां पे इनकॉर्पोरेटेड वर्ड यूज होता है। इंडिया में कैसे पहचानने का कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नाम के अंत में रहेगा। सो इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडिया में कंपलसरी है। कहाँ पे रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार कौन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंट किया हुआ आदमी है, जो हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार अपॉइंट किया हुआ है। इंडिया में कितने रजिस्ट्रार है, 22, पर महाराष्ट्र में 2, तमिलनाडु में 2, यहाँ पे कंपनीज ज्यादा है इसलिए। रजिस्ट्रार का क्या काम है, रजिस्ट्रेशन देना। क्यों, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कंपनी के लिए। आप डॉक्यूमेंट्स का अलग चैप्टर है, शॉर्ट में बताता हूँ। मेमोरेंडम आर्टिकल्स ये 2 मेन डॉक्यूमेंट है, और दूसरे डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार को, फिर वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट देगा। उस बर्थ सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, मतलब आपका जन्म हुआ। सो कंपनी क्या है, एक रजिस्टर्ड संस्था है। किसके पास रजिस्टर्ड हुआ है, रजिस्ट्रार के पास। आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए, वो क्या देगा आपको, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस रकम से शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। उसके छोटे भाग को क्या बोलते हैं, शेयर। जो मालिक है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। प्रूफ है शेयर होल्डर क्या दिया जाता है, शेयर सर्टिफिकेट। रिटर्न्स में क्या दिया जाता है, डिविडेंड। शेयर होल्डर 35 लाख है रिलायंस के, वो खुद से नहीं चलाता, किसको काम देता है चलाने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, डायरेक्टर। ग्रुप में क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेपरेट लीगल एंटिटी, कानून रिलायंस को अलग नाम से जानता है। इसका मतलब रिलायंस पर केस हुआ और मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है किसका, रिलायंस का, मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी पर केस नहीं होगा। ग्रेट आदमी है, बहुत बड़े काम किए, तो रिलायंस पर केस होगा, मुकेश अंबानी या 35 लाख शेयर होल्डर पर केस होगा नहीं। रिलायंस के करीबन 14 डायरेक्टर्स है, उन पर भी केस नहीं होगा। आया समझ में। सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब कायदा रिलायंस को अलग संस्था नाम से जानता है। तो रिलायंस पर केस हुआ तो जो डायरेक्टर्स है या शेयर होल्डर पर केस नहीं होता। वही पार्टनरशिप फर्म पर केस हुआ तो पार्टनर्स पर भी केस होता है। आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं, इंसान नैसर्गिक बॉर्न जन्म लेते हैं, हम नैसर्गिक है हम लोग, बट कंपनी का जन्म नैसर्गिक नहीं हुआ है। उनका जन्म रजिस्ट्रार ने जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है इसलिए हुआ है। नैसर्गिक इंसान या जानवर नहीं है कि नेचुरली बॉर्न है, तो इसलिए आर्टिफिशियली बॉर्न बोलते हैं, क्योंकि कायदा रिलायंस को अलग नाम से जानता है। रिलायंस एक संस्था है जिसको अलग नाम से जाना जाता है, बट लीगल भाषा में उसके पास शरीर और आत्मा नहीं है, बट वो पर्सन है क्योंकि कायदा अलग नाम से जानता है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल पर्सन भी नहीं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलता है। आया समझ में, क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, कैन बी एंडेड ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। आपने प्रोसीजर पूरा किया रजिस्ट्रेशन का तो ही वो कायदा माना जाएगा। परपेचुअल सक्सेशन एक बहुत फेमस केस था जिसमें 7 शेयर होल्डर जो कंपनी के मालिक है एरोप्लेन में जा रहे थे, एरोप्लेन क्रैश हुआ, सातों के सातों मर गए। क्या कंपनी बंद होगा, जो मालिक सारे मर गए, क्या कंपनी बंद होगी, आंसर इज नो। वो शेयर हस्बैंड है तो वाइफ के नाम पर होगा। परपेचुअल सक्सेशन मतलब एज लॉन्ग एज कंपनी प्रॉफिट में वो चालू रहेगा। जैसे कि फोर्ड 1903, हार्ले डेविडसन 1901, वॉक्सवैगन करीबन 1926, महिंद्रा शायद 1944 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आप नेस्ले और कैडबरीज, ये तो 150-200 साल पुराने भी कंपनीज हो सकते हैं। ये लोग चालू है, चल रहे हैं, तो एज लॉन्ग एज कंपनी प्रॉफिट में वो चालू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डर के मरने से कंपनी बंद नहीं होता, क्योंकि एक कंसेप्ट है जो 12th में है जिसको हम ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं। मिस्टर एक्स मर गया तो ऑटोमेटिक शेयर्स उसके वाइफ के नाम पर या बच्चों के नाम पर ट्रांसफर होंगे। कॉमन सील, आपको पता है नाइकी का ट्रेडमार्क है। हर कंपनी को एक सिग्नेचर दिया जाता है, वो सिग्नेचर कंपनी चूज करती है। नाइकी, एडिडास, रिलायंस का भी तो फेमस लोगो है ना, तो ये लोगो बिकम्स द कंपनी सील। जहां पे भी डॉक्यूमेंट में सील आएगा ये कंपनी का खुद का सिग्नेचर है, उसको कॉमन सील बोलते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, अब ये क्या होता है, 10 रुपए का शेयर है, आपने 7 रुपए पे किया, कितना पे करना बाकी है, 3 रुपया। कंपनी को घाटा हुआ 5 रुपया, आपको कितना देना है कंपनी को, सिर्फ 3 रुपया,
क्योंकि आपने 7 रुपए दिया था, 3 रुपए नहीं दिया था, अभी आप 3 रुपए दोगे 10 रुपए हो जाएगा, तो आपको कुछ भी देने की ऊपर से जरूरत नहीं है। आपने पूरा 10 रुपए दिया, फिर भी घाटा 5 रुपए, आप कितना दोगे? 0। लिमिटेड लायबिलिटी मुझे कंपनी के प्रति एक शेयर का जो रकम है 10 रुपया, उतना ही जवाबदारी है, उसके ऊपर देने की जरूरत नहीं है। सो कंपनी लॉस में हो, बंद हो जाए, मुझे एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। आज किंगफिशर एयरलाइंस पे 9,000 करोड़ का कर्जा है, बट शेयर होल्डर को घर से लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने शेयर का रकम 10-20 साल पहले दे दिया था। यदि अनलिमिटेड लायबिलिटी होता तो शेयर होल्डर को घर से लाना पड़ा होता, कायदे से कलेक्टर लाके संपत्ति बेच के पैसा वसूल लिया होता। आया समझ में? सो लिमिटेड लायबिलिटी मतलब आपको कंपनी को शेयर का रकम ही देना है, वो आपने दे दिया तो आपका लायबिलिटी खत्म हो जाता है। पार्शियली 10 में से 7 रुपए दिया, 3 रुपए बाकी है, तो बस आपका 3 रुपया ही लायबिलिटी है। कंपनी का लॉस कितना भी हो, ज्यादा से आपको कितना मांगा जाएगा? 3 रुपीज। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। रिलायंस के 35 लाख शेयर होल्डर है, वो मालिक है, चलाता कौन है? डायरेक्टर्स, दोनों अलग है। 35 लाख पूरे देश में फैले हुए हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स चलाते हैं। सो मालिक और डायरेक्टर्स कायदे से अलग है, ठीक है। और वैसे भी कंपनी पर केस हुआ तो सेपरेट लीगल स्टेटस के तहत डायरेक्टर और शेयर होल्डर पर केस नहीं होता। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स एक आदमी दूसरे को बेच नहीं सकता। पब्लिक लिमिटेड में मैं बेच सकता हूँ, कहाँ पे? शेयर बाजार में। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में फॉर्म हुआ था बीएसई। सो मैं शेयर किसी और को बेच सकता हूँ शेयर बाजार में वाया ब्रोकर। एग्जाम्पल लो, सुला कंपनी जो पब्लिक में शेयर्स लाया था, पहली बार जब एक कंपनी शेयर्स पब्लिक में लाती है उसको आईपीओ बोलते हैं। दिसंबर 2022 में 960 करोड़ उसको मिला था, शेयर होल्डर थे। अब शेयर होल्डर को पैसा चाहिए बेच के, तो सुला नहीं देगा, शेयर मार्केट में कोई और खरीदार होगा उसको बेच देने का। सुला अभी 960 करोड़ से धंधा चला रही है, बट शेयर होल्डर को शेयर बेचना है तो वो शेयर बाजार में जाके ब्रोकर के बिना बेच नहीं सकते, दलाल जरूरी है। कोटक का नाम सुना होगा, मोतीलाल ओसवाल, ये सब ब्रोकर्स हैं, इनके थ्रू बेचोगे। नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम कितना होता है प्राइवेट का? 2। मैक्सिमम कितना होता है? 200। मिनिमम पब्लिक का होता है 7, मैक्सिमम है अनलिमिटेड। ये मेंबर्स है। कैपिटल, जैसे मैंने बताया, स्विगी कंपनी कैन रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। स्विगी कितना ला रहा है? 3,500 करोड़। ह्यूंडई ला रहा है 25,000 करोड़। अमेरिका में फेसबुक ने लाया था 1 लाख करोड़, मिला भी था। अलीबाबा ने, जो चाइना इतना फेमस है जैसे इंडिया का फ्लिपकार्ट था, अमेजन ने बंद कर दिया चाइना में, इतना सक्सेसफुल है अलीबाबा। अमेरिका में 1.5 लाख करोड़ का इशू लाया था। सो कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज कर सकती है। गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि कई बार फ्रॉड हुए कंपनी में, बंद हुए कंपनी, ठीक है। इसके वजह से गवर्नमेंट के कायदे कानून बहुत सख्त है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। पहला, स्टैट्यूटरी कंपनी। एक्चुअली एक और टाइप है जो इन्होंने दिया नहीं है, जो मैं बोलना चाहता हूँ, वो है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी वो कंपनी है जो रॉयल किंग और क्वीन ऑफ चार्टर के थ्रू शुरू है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। दूसरा, स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी है जो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हो जाए, लोकसभा, राज्यसभा। एग्जाम्पल एलआईसी, एसबीआई, आरबीआई, आईसीआईसीआई, ये सब इनके अपने अलग कायदे रहते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। रजिस्टर कौन करता है? रजिस्ट्रार। आया समझ में? तीसरा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम लोग कितने होंगे? 2। मैक्सिमम कितने होंगे? 200। क्या वो शेयर्स पब्लिक में ला सकते हैं? नहीं। क्या उनके शेयर्स ट्रांसफरेबल है? नहीं, ठीक है। सो ट्रांसफर नहीं कर सकते, 200 मिनिमम शेयर्स पब्लिक में नहीं ला सकते। वैसे भी इसका डिस्टिंग्विश आगे आएगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। पब्लिक कंपनी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? 7। मैक्सिमम कितना? अनलिमिटेड। रिलायंस के 35 लाख ऑलरेडी है। क्या शेयर्स पब्लिक में ला सकते हैं? यस। क्या शेयर्स बेचे जा सकते हैं? यस, ठीक है। वापिस इसका डिस्टिंग्विश आएगा तो और डिटेल बताऊंगा। ओपीसी, ओपीसी मतलब 1% कंपनी। 1956 जो कायदा है उसमें 1% कंपनी था नहीं, 2013 के बाद शुरू हुआ, क्योंकि 1956 में कम से कम 2 लोग लगते थे। आज एक आदमी भी शुरू कर सकता है कंपनी में, उसका ओपीसी बोलते हैं। वो रजिस्टर्ड होता है अंडर द कंपनीज एक्ट, और एक या ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन मालिक कौन है? एक आदमी। बट रजिस्टर्ड कैसे किया है? कंपनीज एक्ट 2013 में। मालिक एक आदमी तो सोल ट्रेडर भी हो सकता है, बट रजिस्टर्ड उसने कंपनीज एक्ट में कराया, मतलब वो ओपीसी का दर्जा मिलेगा। सो सोल ट्रेडर एक नॉर्मल पटेल किराना शॉप है जो ऑपरेट कर रहा है, लेकिन ओपीसी कंपनीज एक्ट मतलब उसको अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, मीटिंग्स कायदे से रखने पड़ेंगे। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब
₹10 का शेयर है, ₹7 आपने पे किया, कितना पे करना बाकी है? ₹3। तो आपका लायबिलिटी सिर्फ ₹3 होगा, उससे ज्यादा नहीं। कंपनी को ₹5 लॉस हुआ तो भी आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको आपने ₹10 दिया तो आप कितना दोगे कंपनी को? 0। ऐसे टाइप का कंपनी को कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बोलते हैं। इंडिया में करीबन 16 लाख कंपनीज है, 1 लाख पब्लिक लिमिटेड, 15 लाख प्राइवेट लिमिटेड है, मैक्सिमम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये क्या होता है? जो फाउंडर है, जिसको प्रमोटर बोलते हैं, उन्होंने गारंटी दिया है कि यदि कंपनी बंद हो जाए तो हम 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे। बट एक खासियत है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की, जब कंपनी चालू है तभी आप उनसे पैसा नहीं मांग सकते, जब कंपनी बंद हो जाए तो ही वो गारंटेड रकम देना पड़ेगा, उसके पहले नहीं। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब ₹10 का शेयर है, आपने ₹10 पे किया, घाटा ₹5 हुआ तो आपको घर से लाना पड़ेगा, इसलिए कोई रिस्क लेता नहीं क्योंकि आपको घर से लाना पड़ेगा। मैक्सिमम कंपनीज लिमिटेड 99% लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं, थोड़े बहुत कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड तो मैंने एक भी सुना नहीं है। बट प्रकार है होल्डिंग कंपनी। लेट अस टेक वन एग्जांपल, ए कंपनी है, बी कंपनी है। ए कंपनी ने बी कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर्स होल्ड किया, तो ए को बोलेंगे होल्डिंग और बी को बोलेंगे सब्सिडी। आया समझ में? और ए यदि गवर्नमेंट रहा तो गवर्नमेंट ने बी कंपनी पे 51% या ज्यादा होल्ड किया तो बी को गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। एग्जांपल HAL गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा है, 90% से ज्यादा है एक्चुअली, 51 से ज्यादा तो गवर्नमेंट। और जो होंडा का ले लो, होंडा मोटर कॉर्पोरेशन 24 सितंबर 1948 को फॉर्म हुआ था। इंडिया में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स लिमिटेड जो एक्टिवा बनाता है, 50 लाख गाड़ियां बेचता है। सो होंडा जापान ने 100% शेयर लगाया है। सो होंडा मोटर कॉर्पोरेशन होल्डिंग, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स लिमिटेड को सब्सिडरी बोलेंगे। आया समझ में? गवर्नमेंट कंपनी मैंने बता दिया है कि यदि जैसे गवर्नमेंट ने HAL ले लो, ओजर में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 51% से ज्यादा शेयर ओन करता है, तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। भेल, गेल, सेल सब गवर्नमेंट कंपनी है। फॉरेन कंपनी जो रजिस्टर्ड बाहर के एक्ट में हुआ है बट एज अ प्लेस ऑफ इन इंडिया, होंडा, टोयोटा, ये सब कौन से? फॉरेन कंपनी है। डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी वो कंपनी है जो जिसका भविष्य में कुछ प्लान्स है, आज नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को बताना जरूरी है। तो जिसके 2 साल में कोई बड़े ट्रांजैक्शन नहीं हुए और उन्होंने अप्लाई किया गवर्नमेंट को, हम बंद नहीं कर रहे क्योंकि हमारे भविष्य के प्लान्स है, 2 साल बाद हम पिक्चर लाएंगे, तो ऐसे टाइप के कंपनीज को डोरमेंट कंपनी बोलेंगे। उन्होंने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया लेकिन उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम डोरमेंट कंपनी है, लिस्टेड कंपनी। अब सुलह का एग्जाम्पल ले लो, दिसंबर 2022 में उन्होंने 960 करोड़ पब्लिक से पहली बार पब्लिक में शेयर्स लाया। पहली बार जब कंपनी में शेयर्स लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? IPO। फिर सुलह का शेयर्स शेयर बाजार में बिकना शुरू हुआ, उसको लिस्टिंग बोलते हैं। जिस तारीख को या जो भी कंपनी शेयर बाजार में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 7-7.5 हजार कंपनीज है, वो सारे लिस्टेड हुए हैं। जो पब्लिक, प्राइवेट तो शेयर बाजार, प्राइवेट तो शेयर्स पब्लिक में इश्यू नहीं कर सकते, मतलब शेयर बाजार में होंगे नहीं। पब्लिक लिमिटेड 1 लाख है लेकिन उसमें से लिस्टेड सिर्फ 7.5-8 हजार है। इसका मतलब जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके शेयर्स शेयर बाजार में है, अब देखा CNBC चैनल नीचे एक पट्टा रहता है, रिलायंस छोटा प्राइस उसमें आता है, वो सारे लिस्टेड कंपनीज है क्योंकि उनके शेयर शेयर बाजार में बिक रहे हैं। स्मॉल कंपनी, जो भी कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल 50 लाख से कम हो या टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो, उसको स्मॉल कंपनी बोलेंगे। एसोसिएट कंपनी, लेट अस टेक वन एग्जांपल, यदि ए कंपनी बी कंपनी पे 51% से ज्यादा होल्ड करता है तो ए को होल्डिंग, बी को सब्सिडी, थोड़ी देर पहले देखा। लेकिन ए बी पे सिर्फ 20% और 51% से कम, 51 से कम, 20 मोर देन 20 लेस देन 51, तो उस कंपनी को एसोसिएट कंपनी बोलेंगे। 51% से ज्यादा तो सब्सिडरी हो जाएगा, मतलब दोस्त बोल सकते हैं, और 51% से ज्यादा तो रिलेटिव्स बोल सकते हैं। मतलब मेरा उस कंपनी में 25% तो मेरा एसोसिएट है, 51% से ज्यादा तो मेरा वो सब्सिडरी है। कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, इसका मूल उद्देश्य सेवा रहता है, ये डिविडेंड बांट नहीं सकते। बोलते हैं ना, इनका ऑब्जेक्टिव मेन, ये लोग आर्ट, स्पोर्ट्स, कल्चर को डेवलप या प्रोग्रेस करने के लिए आते हैं, मूल उनका उद्देश्य दूसरा रहता नहीं है। नाउ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में फर्क, सबसे पहले मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं प्राइवेट के? 2, मैक्सिमम कितने हैं? 200। पब्लिक के मिनिमम कितने हैं? 7, मैक्सिमम कितने हैं? अनलिमिटेड। इसमें आप डायरेक्टर भी जोड़ दो, मिनिमम कितने हैं? 2, इसके मिनिमम कितने? 3, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? 15।
वापिस से प्राइवेट के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, 2, मैक्सिमम कितने, 200। पब्लिक के मिनिमम कितने, 7, मैक्सिमम कितने, अनलिमिटेड। प्राइवेट के मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने, 2, पब्लिक के मिनिमम कितने, 3, मैक्सिमम कितने, 15। उसमें भी मैं कोरम में 2, 5 नंबर ला सकता हूँ, लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो शेयर्स पब्लिक में ला नहीं सकता। पब्लिक कंपनी क्या है, जो शेयर्स पब्लिक में लाता है। नेक्स्ट, राइट टू ट्रांसफर शेयर, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, पब्लिक में कर सकते। कहाँ, शेयर बाजार में। एक और चीज, प्राइवेट लिमिटेड के नाम के अंत में क्या लिखा रहेगा, इधर दिया है प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअली ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी में सिर्फ ऐसे लिखते हैं लिमिटेड। मैं एग्जांपल 7वां पॉइंट लिख दूं, ये एप्पल, जो एप्पल है ना, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, अभी लॉन्च हुआ ना कल परसों में 16। तो इंडिया में कौन सी कंपनी है, एप्पल, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। उसके शेयर बाजार में है नहीं, अमेरिका में है, क्योंकि वहां पे वो पब्लिक लिमिटेड है। और पब्लिक कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके शेयर बाजार में है, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्रोस्पेक्टस, जो डॉक्यूमेंट आप भरते हो शेयर खरीदने के लिए, उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। बिकॉज वो पब्लिक में शेयर ला नहीं रही तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत है नहीं है। रिलायंस ला रही है, ला चुकी है, तो उस समय क्या लाया था, प्रोस्पेक्टस। एंडिंग वर्ड मैंने बता दिया। और आपके पास एग्जाम में टाइम कम है, अभी जो ऊपर मैंने लिया ना, सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव, इतना सारा आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये कर लो, और यही फीचर्स के रूप में भी कर लोगे तो भी चल जाएगा, जो सबके डिस्टिंग्विश एक साथ दिए हैं। सिंपल सा है। सोल ट्रेडिंग मीनिंग क्या है, एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका मालिक एक आदमी। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, एक ऐसा संस्था जिसके मालिक, जो चलाते हैं और मालिक हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन हो सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट होता है, ए ऑफर देता है, बी एक्सेप्ट करता है, दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ, किसके लिए, बिजनेस करने के लिए। किसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। कैसे करेंगे, कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली नहीं करेंगे तो पार्टनरशिप के बाहर आके जॉइंट वेंचर में चला जाएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। कौन रजिस्टर करता है, रजिस्ट्रार। किस रकम से शुरू होता है, शेयर कैपिटल। छोटे हिस्से को क्या बोलेंगे, शेयर। मालिक कौन, शेयर होल्डर। प्रूफ में क्या दिया जाता है, शेयर सर्टिफिकेट। रिटर्न में क्या दिया जाता है, डिविडेंड। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्विस। कम से कम कितने लोग, 10, मैक्सिमम कितने, अनलिमिटेड। अब रजिस्ट्रेशन, सोल ट्रेडिंग एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप का महाराष्ट्र में कंपलसरी है, महाराष्ट्र के बाहर कंपलसरी नहीं है। बट रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कुछ दिक्कतें आते हैं। कंपनी और कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। नंबर ऑफ मेंबर्स, सोल ट्रेडिंग का मिनिमम 1, मैक्सिमम 1। एचयूएफ का मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। पार्टनरशिप का मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। कंपनी में, प्राइवेट कंपनी का मिनिमम कितना, 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक का मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। कोऑपरेटिव, अब बुक में क्या देख रहे हो, दिमाग में खोपड़े में सब रखो। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम कितना, 10, मैक्सिमम अनलिमिटेड। लायबिलिटी, सोल ट्रेडिंग का क्या, अनलिमिटेड। एचयूएफ का कर्ता का अनलिमिटेड, को पर्सन्स का लिमिटेड। कम टू पार्टनरशिप, अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। सेक्शन 25 पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी लिमिटेड, वैसे तो अनलिमिटेड भी है लेकिन तुम लिमिटेड बोलोगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का लिमिटेड। फिर स्टेबिलिटी, सोल ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी कम रहेगा, एचयूएफ और पार्टनरशिप में कम रहेगा, कंपनी और कोऑपरेटिव में ज्यादा रहेगा। कैपिटल सबसे ज्यादा किसका रहेगा, कंपनी। सबसे कम किसका, सोल ट्रेडर। कोऑपरेटिव का कंपनी से कम, एचयूएफ पार्टनरशिप का सोल ट्रेडिंग से ज्यादा। लॉजिक समझ में आया। सीक्रेसी, सोल ट्रेडिंग एचयूएफ पार्टनरशिप में सीक्रेसी रहेगा, क्योंकि अकाउंट छाप के पब्लिक डीड में दिखाने की जरूरत नहीं। कंपनी कोऑपरेटिव को पब्लिक को दिखाना पड़ता है, इसलिए सीक्रेसी नहीं रहता। मैनेजमेंट, सोल ट्रेडिंग अकेला करता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स करते हैं, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी करते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स है। हाँ, एचयूएफ में करता अलॉन्ग विद को पार्टनर्स। गवर्नमेंट कंट्रोल, सोल ट्रेडिंग एचयूएफ पार्टनरशिप में गिने चुने लोग हैं तो कंट्रोल ज्यादा नहीं रहता है। कंपनी कोऑपरेटिव में लाखों की तादाद में तो कंट्रोल ज्यादा रहता है। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है वो मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।